क्या ऐसे ही है अखिलेश जी भी? आपने व्हाट्सएप मैसेज किया तो रिप्लाई कर देते हैं? हाँ, ओके ज़रूर आ जाता है। ऐसा दोस्त है कि जिसका अफसोस रहता है कि यार ये दोस्त मेरा अच्छा था और ये अब तक मेरे साथ होना चाहिए था और मेरी बहुत चीज़ें मैनेज कर सकता था। कि ऐसा देखिए, मेरी बहुत ओपन लाइफ है और पब्लिक लाइफ है अब बिल्कुल। तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। नॉटी थी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी, मैं ये बता रही थी आपको। जब पहली बार सदन के अंदर गए तो पहली बार में क्या महसूस किया सबसे पहले जब आप? बहुत घबराहट हुई, बहुत डर लगा मुझे। एक आप देखते हैं खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल चलाती हैं? जी, मैं देख लेती हूँ, हर वक्त चला नहीं पाती हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं, तो लेकिन देख लेती हूँ क्या सही चल रहा है क्या गलत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी वाला। आज कहानी वाला पर एक और पॉडकास्ट हो रहा है और ये पॉडकास्ट कैराना से नई नवेली सांसद इकरा हसन का होगा, जिनके आप इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो, तमाम चीज़ें आप देखेंगे। उनके दिन भर में तैरते फोटोज देखेंगे। ये सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएंगी, लेकिन उनके बारे में आप कितना जानते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन आज इकरा जी हमारे साथ खुद हैं, तो क्यों ना उनसे ही पूछ लिया जाए। इकरा जी से ही जान लेते हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, वो कहाँ से आती हैं, क्या सारी चीज़ें करती हैं, वही उनसे जानेंगे। इकरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत कहानी बहुत वाला पर। धन्यवाद रोहित भैया। इकरा जी, मैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहा था इस पॉडकास्ट का कि आपके साथ बातचीत की जाए और एक अच्छी बातचीत हो। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब इकरा छोटी थी तो वो क्या सोचती थी इन सब चीज़ों को लेकर, और एक राजनीतिक घराने से आप आती हैं तो वहाँ पे क्या माहौल रहता था, किस तरह की चीज़ें रहती थी? अ, मैंने बचपन से मेरे पिताजी, क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब से ही वो राजनीति में सक्रिय थे, सांसद थे जब मेरा जन्म हुआ। तो मैंने उसी वक्त से एक घर में राजनीतिक माहौल देखा और उस हिसाब से राजनीति देखी। मुझे समझ में नहीं आती थी, बस मुझे ये पता था कि जब पापा आते थे तो बहुत भीड़ होती थी और कि मेरे पापा कुछ इम्पोर्टेंट है, क्या करते हैं ये मुझे नहीं पता था। और क्योंकि सब उनके पीछे रहते थे तो मैं ये सोचती थी कि उन पे मेरा हुक्म चले, और फिर वो मेरी बात मानते थे तो मैं बहुत खुश होती थी। तो उस तरह की मेरी सोच थी। ज़्यादा जानकारी बहुत बचपन की है, मैं बात बता रही हूँ। उसके बाद मैं हॉस्टल चली गई थी और तब से जब भी घर पे आना होता था तो घर पे हमेशा पापा से कम ही मिलने का टाइम मिलता था, वो इतने व्यस्त रहते थे। ज़्यादा मेरा नानी के घर रहना होता था। और लेकिन हमेशा ये धीरे धीरे जानकारी मिलती रही कि लोगों से किस तरीके से मिलना है। हर वक्त घर में लोग आते हैं, उनसे कभी संकोच नहीं करना, कभी चिढ़ना नहीं है। उनका सबका, मेरे पापा जब भी कोई गेस्ट बैठे रहते थे तो वो हमें, जब हम छोटे थे, बुला के मिलवाते थे सबसे कि मेरा बेटा है, ये बेटी है। हमें सबको नमस्ते आदाब करना रहता था। तो वो एक संस्कृति, वो एक सीख बचपन से मिली है कि ये घर सिर्फ हमारा नहीं है, ये घर यहाँ के लोगों का है और सब आएंगे और सबका आदर सम्मान करना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो वो ही आज तक चलता आ रहा है। मैंने कभी अपने घर में प्राइवेसी नहीं देखी कि एक अलग जो दायरा होता है घर का और बाहर का, वो क्या है। ना मेरे पापा के टाइम पे था, ना मेरी माता जी के। अब भी ऐसा ही है। अब हम 3 जने हैं घर में, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं, तीनों हम। मम्मी भी राजनीति में रह चुकी हैं। तो कोई हमारे यहाँ प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। सब कुछ खुला है, सब कुछ सबके लिए है और सबका स्वागत है। बिल्कुल। देखिए, एक जब राजनीतिक परिवार से आप आ जाते हैं और कैराना जैसे एक जगह से जहाँ पे लोग डायरेक्ट आपसे बात करते हैं, हर आदमी घर तक आ जाता है, घर तक आना चाहता है, तो ये हमेशा रहा होगा। फिर लेकिन उसके बाद आपकी स्कूलिंग बाहर से हुई, आप हॉस्टल रहे। जी। थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जी, मेरी जो यूकेजी और प्री वाली पढ़ाई थी वो तो शामली सेंट फ्रांसिस स्कूल से हुई है। उसके बाद जब मैं क्लास 1 में आई तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया था दिल्ली में, क्वीन मैरीज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल था। वहाँ पर मैं क्लास 1 से और क्लास 12 तक वहीं पे रही। फिर 12th के बाद वो एक बहुत अच्छा टाइम था हॉस्टल का जो था।
तो वहाँ की अच्छी यादें हैं। और उसके बाद से मेरा लगातार क्लास 1 के बाद से दिल्ली में ही रहना हुआ। फिर मैं लेडी श्री राम कॉलेज में रही 3 साल। फिर मैंने डीयू से ही फैकल्टी ऑफ लॉ से नॉर्थ कैंपस से लॉ किया, और उसके बाद फिर मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी। तो मेरा अधिकतर जो जीवन है पढ़ाई के विषय में, तो मेरे टाइम ज़्यादा दिल्ली में ही बीता है। तो दिल्ली भी घर जैसा ही लगता है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छी यादें जुड़ी है। हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। नॉर्मली हम जब हॉस्टल में होते हैं 8 9 तक थोड़ा सा वैसा ही रहते हैं, वार्डन ने बोल दिया भाई लाइन में खड़ा होना है, लाइन में होना है, ये खाना है ये खाना है। लेकिन 10th 11th 12th में जाके थोड़ा सा अपनी समझ आती है, वो मस्ती करने का मन करता है, वो सारी चीज़ें हॉस्टल्स में रहती हैं। तो इकरा का हॉस्टल कैसा रहता था, या वही जैसे लोगों को दिखती है सीधी शरीफ मासूम सी लड़की ऐसी ही हॉस्टल में थी? ठीक है, मुझे 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, या फिर? नहीं, 10 बजे तो शायद मैं कभी नहीं सोई होंगी। हमेशा लेट ही सोते थे। लेकिन मेरा बैलेंस रहता था हमेशा। हम शरारतें भी करते थे और लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन उसके बाद मेरे मार्क्स सही आ जाते थे। और मैं स्पोर्ट्स टीम में भी थी, और मैं नेशनल स्विमर रही हूँ। मैं अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में भी थी। तो पढ़ाई में भी अच्छी थी, ठीक ठाक। मेरी वार्डन, क्योंकि मैं हॉस्टल में थी और हमारे यहाँ डे स्कॉलर बच्चे भी थे। तो जब मैं हॉस्टल में गई थी क्लास 1 में, तो मैं अकेली थी। और 3 उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गई थी। फिर हमारे स्कूल ने फर्स्ट के बच्चे लेना बंद कर दिया था, थर्ड से फिर बच्चे लेते थे। तो 3 साल तक मैं सबसे छोटा बच्चा थी अपने हॉस्टल में। तो जो जितने भी हमारे स्टाफ था, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे आया दीदी, भैया, बेरे भैया वगैरह जो भी थे, तो सब मुझे बहुत प्यार करते थे। तो उनमें मैं बचपन से मेरा अच्छा, मैं उनकी लाडली रही। और वार्डन भी मैं थोड़ी सिंसेयर थी हमेशा से। लेकिन फिर वो हॉस्टल में बच्चों के साथ घुल मिल के आप करते ही हैं शरारतें, ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं। उन सब में भी हमेशा पार्टिसिपेशन रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी जो वार्डन है वो ऐसे आंकते थे कि शैतानियों में जो बच्चा फिर भी पढ़ लेता था, तो उसको वो थोड़ा ठीक से वो कर लेते थे, मतलब उतना कुछ नहीं कहते थे। तो मेरा वो वाला रोल रहता था कि सब कुछ करने के बाद नंबर ठीक ठाक आ जाते थे और सारे काम में ठीक ठाक कर लेती थी। तो इसलिए मुझे थोड़ी माफ़ी मिल जाती थी वहाँ पे। लेकिन लड़कियों का तो रहता है ना कि लड़कियां ग्रुप्स बनाती हैं, 4 लड़कियां इधर हो जाती हैं, 4 इधर हो जाती हैं, फिर वो एक दूसरे पे नजरें रखती हैं, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। ऐसा भी करते थे? नहीं, इस तरीके का नहीं था हमारे यहाँ पर। ज़्यादातर हमेशा खेल से रिलेटेड ग्रुपिज्म रहता था, टीम्स से रिलेटेड। तो जब हम शाम में, पूरा दिन हमारा गेम्स टाइम के लिए ही बीतता था उसी सोच में कि अब कौन सी टीम बनेगी, कौन किस टीम को हराएगा। तो उस तरीके की ज़्यादा लड़ाई होती थी। वरना हम काफ़ी घुल मिल के पूरा ही हमारा हॉस्टल रहता था। लेकिन गेम्स टाइम में बहुत लड़ाई होती थी, और वही लड़ाई फिर अंदर तक आ जाती थी। लेकिन वो सब छोटी चीज़ें थी। अब भी सब लोगों से, बहुत कम लोगों से मिलना होता है। कुछ दोस्त हैं पुराने जो स्कूल के हैं, लेकिन कुछ और जो लोग थे जिनके साथ रोज़ उठना बैठना रहता था, उनसे थोड़ा अब कम बातचीत है, तो उसका अफसोस होता है। पर सब चीज़ें, बहुत कुछ सीखा है बचपन से, क्योंकि हॉस्टल में सारे काम खुद करने पड़ते थे। तो एक वो इंडिपेंडेंस वो तभी से आ गई थी। मैं बचपन से अपने पैकिंग में खुद ही करती थी। बचपन से आकर, घर आकर भी मेरे कपड़े कहाँ रखे जाएंगे, क्या चीज़ कहाँ रख दी, ये मेरी लड़ाई हो जाती थी मेरी मम्मी से। तो क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए, तो कभी वो डिपेंडेंसी नहीं रही कि कोई मेरे लिए सब काम कर दे। तो ये सब सीख हमें हॉस्टल से ही मिली है। और मतलब हर चीज़ में एडजस्ट करना। जैसे भूख लगती थी तो कैसे हम वहाँ पे मैनेज कर लेते थे, वही आदतें अब तक भी रही हैं। कभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं बहुत तरीके से खाऊं या स्पेशल कुछ खाऊं, जो मिल गया पेट भर लिया। तो ये सब चीज़ें मैं मुझे लगता है हॉस्टल से हमारे अंदर आई हैं कि अपना गुजारा खुद पे डिपेंड होके कैसे करना है। कोई स्कूल का ऐसा दोस्त है कि जिसका अफसोस रहता है कि यार ये दोस्त मेरा अच्छा था और ये अब तक मेरे साथ होना चाहिए था और मेरी बहुत चीज़ें मैनेज कर सकता था? नहीं, मैनेज तो नहीं, पर हाँ बहुत ऐसे दोस्त हैं। अभी मैं
कुछ दिन पहले लद्दाख गई थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब वो मुझसे 1 साल जूनियर थी, महनाज। तो मैं उससे बहुत दिनों बाद मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके फैमिली से मिली पूरे। और हम लोग वहाँ पे फिर सारी बातें होती हैं। तो बहुत उस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। कुछ दोस्त होते हैं जिनसे आप कंटिन्यू कर जाते हैं, पर कुछ लोग छूट जाते हैं क्योंकि बहुत काम हो गया और सबके पास सबकी लाइफ बिजी हो गई है। तो वो यादें जब ताज़ा होती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और फिर सोचते हैं कि वो टाइम कितना अच्छा था। तो अच्छा लगता है दोस्त अगर इस तरीके से मिलते रहें। तो मेरी टाइम नहीं मिल पाता, वरना कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं निकाल के मिल लें। मुझे अभी लद्दाख में सबसे अच्छा खाना हमने वहीं पे खाया पूरी ट्रिप पे, उसके घर पे महनाज के, और बहुत अच्छा लगा मुझे उससे दोबारा मिल के। फिर स्कूल के बाद आपने लेडी श्री राम से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, और उस टाइम में किया जहाँ पर कैराना जैसे शहर में, या जहाँ से हम आते हैं, वहाँ पे लेडी श्री राम के बारे में लोगों को पता भी नहीं रहता है कि वहाँ पे भी हम हिंदू हंसराज लेडी इन सब में कि भाई एडमिशन भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। और लेडी श्री राम तो ऐसा कॉलेज है जहाँ से बच्चा पढ़ेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। वहाँ की कुछ ऐसी यादें हैं कि हाँ, वो कॉलेज में मुझे बड़ा मज़ा आया जी। और वहाँ मैंने ये सब मस्तियाँ भी की, ये सारी चीज़ें थी। नहीं, एक्चुअली मैंने ज़्यादा मस्ती नहीं की वहाँ पे, क्योंकि वो भी गर्ल्स कॉलेज था और हम स्कूल के ही सब धारणाओं को लेकर आगे निकले थे। तो ये सुनते ज़रूर थे कि कॉलेज में सब मस्ती होती है, लेकिन हमारा कॉलेज बहुत अलग था। वहाँ पे अटेंडेंस के भी मार्क्स थे। तो वो 5 नंबर फ्री में लेने के लिए हम सारी क्लासेस अटेंड करते थे, सब ट्यूटोरियल्स तक होते थे वहाँ पे। तो बहुत रिग्रेस पढ़ाई का एक स्ट्रक्चर था लेडी श्री राम में, जो कि अच्छा है मुझे लगता है, क्योंकि अपने मनपसंद की पढ़ाई मैंने उसी टाइम शुरू की थी। हिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया था, हिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो जब आदमी अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसको ध्यान से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी कॉलेज लाइफ में थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो करिकुलम एलएसआर का था और जो वहाँ का एक पैटर्न था, तो उसमें ज़्यादा मस्ती मौज मस्ती नहीं की। वहाँ पर बहुत मेहनत से पढ़ाई की, बहुत मन से बहुत कुछ सीखा। पढ़ाई स्कूल की एक अलग होती है, उसमें आप रट के सीख लेते हैं। कॉलेज में आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग इन वो करनी पड़ती है, लानी पड़ती है अपने अंदर। तो वो जो बहुत हद तक एलएसआर से मुझे मिला, मैंने वहाँ पे सीखा कि हर एक जो नोशन है उसको क्वेश्चन कैसे करना है, उसको और किसी ढंग से कैसे सोच सकते हैं, वो खुद से लिखने का, खुद से पढ़ने का, वो सब आदत वहाँ से डाली। मस्ती की बात अगर करेंगे तो वो फिर लॉ फैकल्टी में आकर हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्थ कैंपस हो गया। तो वो प्रॉपर डीयू कॉलेज था जैसे होता था, तो वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं महसूस हुआ कि मतलब मैं 11th-12th मैंने बॉयज़ स्कूल से की, और जब मैं फिर कॉलेज गया तो वो कॉमन था। तो मुझे लगा यार मैं मतलब गलत जगह मैंने 2 साल अपने बिताए हैं। मैं केवल एक ही तरह के लोगों में जो मेरे जैसा सोचते हैं, मेरे जैसे बातें कर रहे हैं, सब मैं उनमें ही रह के आ गया 2 साल। आपको भी लगा कि नहीं, कॉमन कॉलेज ज़्यादा बेटर होता मेरे लिए, और मैं और ज़्यादा लोगों से बातचीत कर पाती और ज़्यादा चीज़ें सीख पाती, ना कि गर्ल्स कॉलेज में जितना कहीं ना कहीं बंध गए और उन्हीं लोगों के बीच में वैसी सोच के बीच में रह जाते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे बहुत अच्छे से मेरा स्कूलिंग भी हुई। और बल्कि मुझे उल्टा लगता है, मुझे ये लगता है कि जिस फ्रीडम के साथ मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी, और हम लोग जिस तरीके से स्पोर्ट्स हो या कुछ और हो उसमें इन्वॉल्वमेंट रखते थे, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि कोएड में बच्चे, मतलब लड़कियां, लड़के तो ऑब्वियसली हर जगह ही वो कर लेते हैं अपना एडजस्टमेंट, लेकिन लड़कियां मुझे लगता है थोड़ा पीछे हो जाती हैं, या शायद ये मेरी सोच हो सकती है। तो मुझे बहुत क्योंकि वो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, उसमें आपको एक वो फ्रीडम कि आपको वो नहीं सोचना है कि आपको किस तरीके से बैठना है, क्या वो है। तो मुझे लगता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, और मेरे लिए वो वर्क किया, शायद सबके लिए ना करे, लेकिन वो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे। उसमें मुझे ये नहीं सोचना था कि मुझे एक दो जेंडर हैं और अलग से हमें कुछ चीज़ें समाज के हिसाब से लेकर चलनी है। तो वो फ्रीडम मुझे अच्छा लगा, और मुझे कभी वो वाली दिक्कत नहीं हुई।
मेरा ओपिनियन थोड़ा अलग है इसमें। मुझे तो लगता है कि बस एक चीज़ का फ़ायदा होता था हमें अपने स्कूल में, कि हम कुछ भी मुंह से बक दे रहे हैं वो कोई और नहीं सुनेगी, मतलब जो सुन रहा है वो भी बक ही दे रहा है। ऐसा ही कोई एक फ़ायदा तो था, लेकिन बाकी तो वहीं पे घिर के रह जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद आपने लंदन गर्ल आप बन गई, वहाँ पे आप गई, और आपसे मेरी एक बार स्टार्ट में जब बात हुई थी आपने बताया कि किसी कॉफ़ी शॉप पे भी आपने वहाँ पे काम किया। हाँ, तो मैंने कुछ वक्त के लिए, मुझे बहुत मन था और मेरे बिल्कुल जहाँ मैं रहती थी उसके पास में था, तो सभी बच्चे करते हैं कुछ ना कुछ। तो वहाँ पर मैंने कुछ वक्त के लिए, महीना भी नहीं हुआ होगा शायद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हर तरह की कॉफ़ी बनानी सीख ली थी वहाँ पे, तो विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। तो मुझे काफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पसंद भी है, तो अब मुझे काफ़ी समझ है कि कौन सी कैसी होती है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। तो लो करने के पीछे क्या था कि मैं लो कर लेती हूँ, मन था, या फिर ये था कि थोड़ा परिवार राजनीतिक है तो ऐसे भी काम ही आ जाएगा आगे जाके? सारी चीज़ें थी शायद कहीं न कहीं, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में थी, तो उसमें बहुत कम स्कोप होता है वो करने का, कोई भी प्रोफ़ेशनल कोर्स को ढूँढने का। तो लॉ एक सेफ़ ऑप्शन है उसमें, कि आप एक प्रोफ़ेशनल कोर्स में एंटर कर रहे हैं, जिसकी कई स्ट्रीम्स है, जुडिशरी भी है, लिटिगेशन भी है, कॉर्पोरेट भी है, तो आप सेफ़ नज़रिए से एक देखते हैं। दूसरा, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो ये हमेशा सूटेबल रहता है। लेकिन मेरा मन हमेशा से एकेडमिया में जाने का था, कि मैं पीएचडी करूं और मैं प्रोफेसर बनूं। लेकिन वो होता है ना, कभी कभी आप प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान रखते हुए, तो मेरी मदर भी चाहती थी कि मैं लॉ कर लूं, और मुझे भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत मैंने लॉ किया। फिर लेकिन लॉ करने के बाद मुझे ये नहीं हुआ था कि मैं अभी एकदम जॉब कर लूँ, मैं और पढ़ना चाहती थी, तो मैं मास्टर्स के लिए गई, और फिर मेरा मन बन गया था कि मुझे इसी दिशा में जाना है, मुझे पीएचडी करनी है, और फिर मैं इंशाल्लाह प्रोफेसर बनूं, और इत्मीनान से, सुकून से, वो लाइफ सबसे अच्छी है उसको जिए। तो ये मेरा इरादा था। लॉ प्रैक्टिस करने का नहीं था, पर मैं हमेशा जानना चाहती थी, वो एक क्यूरियोसिटी भी थी और प्रैक्टिकलिटी भी थी। लेकिन लंदन गई पढ़ने, जी और वहाँ पे मास्टर। जाके बैनर उठा लिया सीए के खिलाफ, और वो वायरल हो गया। वो फोटो मैं कई बार देखता हूँ, गूगल करता हूँ, कोई भी आज भी गूगल करेगा इकरा हसन, तो वो फोटो जरूर सामने आ जाता है। जी। तो वो क्या मन में आया कि भाई मैं यहाँ पे खड़ी होके मैं विरोध करूंगी, और वो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा उस पर बातचीत हुई, तमाम मीडिया ने चलाया कि ये देखिए इकरा हसन लंदन में जाके ये सीए का विरोध कर रही है। जी। ये कैसे बना, कैसे ये चीज़ें नहीं, हुई? मैंने उस मकसद से नहीं उठाया था कि वायरल होगा, मुझे कोई जानता भी नहीं था उस टाइम पे। लेकिन हम पढ़ रहे थे, और अगर कॉलेज के बच्चे किसी गलत कानून के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो फिर कौन उठाएगा। तो यहाँ पर जामिया में, जेएनयू में, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे। मैं उस टाइम लंदन में थी, तो यहीं से हमें वो एहसास हो रहे थे वहाँ पे, और एक बेचैनी थी कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करें। तो जो इंडियन स्टूडेंट्स का यूनियन होता है वहाँ पर, फिर हम सब लोगों ने तय किया कि हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। हम समर्थन में, जैसे आज भी हम एक महापंचायत में गए थे, तो समर्थन के लिए, तो वो बहुत ही शायद कुछ चीज़ें ऊपर वाला लिख देता है। वो मैं प्रोटेस्ट में लेट हो गई थी, मेरा एक असाइनमेंट था, तो जब तक मैं पहुंची वहाँ सब लोग जा चुके थे। मतलब मेरे रोड क्रॉस करके उस तरफ था, और रोड उन्होंने, पुलिस वालों ने, वहाँ की पुलिस ने रोक दिया था। तो मैं इस तरफ खड़ी हुई थी, वेट कर रही थी कि कब जाने को देंगे। मेरे साइड में एक पत्रकार खड़े थे, वो भी बहुत, और फिर बारिश होने लगी, तो वो भी बहुत देर से वेट कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे हाथ में वो देखकर फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत देर, पता नहीं ये कब खोलेंगे, और मैं भी प्रोटेस्ट कवर करने आया था, आप ही कुछ कह दीजिए। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है। तो वो कहने लगे, अरे कुछ नहीं, बीबीसी चैनल से थे शायद, हिंदी। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया, मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो लेकिन फिर उसके बाद मैंने उन्हें दो बातें भी कही, और उन्होंने वो मेरी फ़ोटो ली। और ये मुझे किस्मत लगती है कि मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं उन्हें जानती नहीं थी, वो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन हम वहाँ बस दोनों एक जगह उधर रुक गए। तो उन्होंने सोचा यहीं से करके मैं चला जाता हूँ,
या आगे भी शायद कवर किया था फिर उन्होंने। तो वो ऐसे पूरी वारदात हुई थी, जो अब अगर आप इस संदर्भ में देखें कि अब मैं राजनीति में आ गई हूँ, तो मुझे किस्मत लगती है वो। तो घर से फिर क्या रिएक्शन थे जब वायरल हुआ, घर तक भी पहुंचा होगा कि ये क्या कर दिया वहां पे, पड़ नहीं ऐसा नहीं, कुछ था? घर वाले भी सब अपोज ही कर रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो खुश थे, कह रहे थे भाई फोटो भेजो हम भी देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। पर वो किसी के दिमाग में वो चीज़ें नहीं थी कि मैं शायद राजनीति में आऊँ या मैं उस मकसद से कर रही हूँ, या ऐसा कुछ किसी के दिमाग में नहीं था। वो तो सब बाद में आके हुआ और फिर वो चीज़ें देखी गई। तो पर वो, मैं जैसा कह रही हूँ, अब जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड ही था। तो आपने जब यहाँ नॉर्थ कैंपस में भी आप पढ़े, तो यहाँ का कैसा आपका कॉलेज का रहा कि क्या कॉलेज में आपने देखा ये मुझे अब लेडी श्री राम से मैं आई हूँ, अब इधर आ गई, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें थोड़ी अलग दिख रही हैं, या कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कोई चीज़ जो ऐसे? हाँ, स्कूल से लेडी श्री राम में कंटिन्यू करना बहुत सीमलेस था, क्योंकि जो जिस तरीके से हम स्कूल से आते हैं वहाँ पर भी उतना ही रिगरस पढ़ाई का मामला था लेडी श्री राम में, तो वो काफ़ी स्मूथली हो गया था। जब मैं इधर आई तो मैं उसी धारणा के साथ आई थी कि शायद यहाँ भी उसी तरीके से होगा लेडी श्री राम की तरह, लेकिन यहाँ पर बहुत अलग था। और मुझे लगता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है कि आपको एक बिल्कुल खुला माहौल है, और पढ़ाई अगर करनी है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको कोई कहेगा नहीं, आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा, और आपके आसपास सब आपको दिखेंगे बंक वंक करते हुए। तो ये आपको सोचना है कि, तो वो जो खुद पे जो एक जिम्मेदारी आती है, उसका एहसास यहाँ पे हुआ। तो क्लासेस हमने भी मिस करी, ज़्यादातर मैं सोने के चक्कर में ही कर देती थी लेकिन तो वो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी कॉलेज का, जहाँ फ्रीडम आप पूरे उससे देख रहे हैं। और बहुत वहाँ पे इलेक्शन का बहुत ज़ोर रहता था हमारे कॉलेज में, डीयू में, लॉ फैकल्टी में। तो वो भी देखने को मिला। मेरी कभी दिलचस्पी नहीं थी। इन थर्ड ईयर में या किसी को पता चला था कि शायद मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ, और उन्होंने फिर मुझे आके कहा कि आप हमारा पैनल ज्वाइन कर लो इलेक्शन का। तो कई पोस्ट होती हैं उसमें, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी। तो फिर मैं छुट्टी लेके घर आ गई थी मैंने कहा था मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। तो फिर मुझे ना करते हुए थोड़ा वो लग रहा था, वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो फिर मैं घर ही आ गई थी। मैंने कहा भाई ये चुनाव का हो जाए फिर जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल वो नहीं था तब इन सब वो चीज़ों में। क्लास बंक होती थी सोने के लिए? हाँ, ज़्यादातर। कोई मूवी नहीं, कोई थिएटर नहीं कि बंक करके चलिए, जा रहे हैं, पूरा गैंग जा रहा मतलब है? वो तो वो भी कर लेते थे, पर जो मॉर्निंग वाली होती थी वो तो सोने के वजह से ही हो जाती थी। कॉलेज में सबका ना एक होता है कि भाई एक फेवरेट सी चीज़ होती है, कोई फेवरेट दुकान होती है, हाँ वहाँ से जाके हम ये खाते हैं, रेगुलर ही खाते हैं, हाँ हम हर रोज भी खाएं तब भी मन करता है कल फिर। कुछ था ऐसा जी। कोई कॉलेज के आसपास? हमारे यहाँ राजू भैया की कॉफ़ी थी, लॉ फैकल्टी के जो ओल्ड बिल्डिंग है उसके गेट पे वो लगाते थे। अब पता नहीं लगाते हैं या नहीं। तो मैं वो कॉफ़ी पीती थी। मतलब दिन में 2-3 तो हो ही जाती थी। और कभी कभी जब एग्ज़ाम्स पास होते थे या कुछ उस तरह का हेक्टिक पढ़ाई का चलता था, तो हर हर क्लास के बाद, तो वो मुझे बहुत पसंद थी, और वो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट भी देते थे। मैं स्ट्रॉन्ग और कम चीनी की पीती थी, तो वो मुझे देख के, क्योंकि मैं इतना जाती थी उनके पास, वो पहचानते थे। और मैं 2 कप में पीती थी, क्योंकि जल्दी में ठंडा करने के लिए। ये मेरी आज भी आदत है, कहीं शादियों में भी देख लेते हैं लोग। तो ये मेरा रूटीन था। राजू भैया की कॉफ़ी वो हाथ से बीट करके बनाते थे, और जगह वो मशीन वाली मिलती थी, तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी। वो बनाते थे, और वो फिर समझ गए थे कि स्ट्रॉन्ग चाहिए और कम मीठे की चाहिए, और 2 कप देने पड़ेंगे प्लास्टिक के, तो वो बिल्कुल मेरी स्पेशल तैयार कर देते थे। राजू भैया आज बैठते होंगे तो आपकी कॉफ़ी की सेल्स बढ़ जाएंगे अब जो भी इकरा को चाहने वाले हैं, इनके फैन हैं, अब वो पूछना शुरू हो जाएंगे कि राजू भैया की ये कॉफ़ी बहुत जाके अच्छी पीनी। कॉफ़ी है, सबको जानना चाहिए। पहली मूवी कौन सी देखी थी थिएटर से? बहुत बचपन में देखी थी। लाइक कॉलेज से कोई बंक करके देखी? बंक करके नहीं, मैं सारी मूवीज़ देखती थी पहले। जब टाइम होता था तो हम सारी मूवी थिएटर में ही देखते थे। ये भी एक चीज़ थी। अब नहीं देखते, अब शायद अब मन भी नहीं करता है, लेकिन चाहे घर वालों को साथ ले जाके देखनी हो, चाहे जैसे भी,
तो ये पहले होता था, अब तो अब तो नहीं है। पहली मेरे ख्याल से बहुत पहले देखी थी, क्योंकि मेरे घर वालों को भी शौक था। तो कोई वो बचपन से ही, पहले मैं सिर्फ पॉपकॉर्न के लिए पिक्चर देखती थी छोटे में, और फिर पॉपकॉर्न खा के मैं सो जाती थी। फिर धीरे धीरे वही आदत बन गई, तो शायद बहुत ही बचपन में देखी होगी कोई। भाई लोग सुनेंगे ना, कहेंगे हमारी सांसद सोने के लिए बंक करती थी हम्म। और पॉपकॉर्न के लिए पिक्चर देखती थी और फिर बहुत सो छोटे जाती में, थी। बहुत छोटे में जी। तो कॉलेज से भी तो रहा होगा ना कि हाँ ये मूवी देखी हाँ, हमने, जाते थे काफी मजा दोस्तों आया, के साथ। स्पेशल रहा। सारी ही देखी हैं। उसके अलावा शाहरुख खान की जितनी भी मूवीज़ हैं कई कई बार देख ली हैं अब तो फेवरेट तो आपके शाहरुख खान है, जी ये तो जी छुपा नहीं है किसी से। जी जी। कोई फेवरेट सॉन्ग कि हाँ ये गाना मुझे सबसे बढ़िया लगा, गुनगुना लेती हूँ खाली बैठी नहीं, हूँ। मेरी बहुत बुरी आवाज़ है, तो मैं गुनगुनाती तो नहीं हूँ। नहीं होता है ना अ, मन में, कई बार गा रहे हैं, चलिए। ऐसे तो ध्यान नहीं आ रहा, पर ज़्यादातर मतलब मूवी अच्छी हो तो उसके गाने भी वही ठीक लग जाते हैं। अ, मेरे पापा का एक बहुत फेवरेट गाना था कि और वो राहत फ़तेह अली ख़ान भी बहुत सुनते थे, तो उनके गाने अच्छे लगते हैं। और सॉरी, नुसरत फ़तेह अली ख़ान। और वो एक जो मैं उनसे एसोसिएट भी करती हूँ गाना, कि मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा, तीर नज़रअंदाज निशाना ढूंढेगा, कुछ बहुत पुराना गाना है। तो ये मैं बहुत, क्योंकि आज भी मैं यही सोचती हूँ कि कई ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें मैं सोचती हूँ कि वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता, और शायद उनके लोग भी आज तक यही सोचते हैं। तो ये गाना काफ़ी मेरे दिमाग में रहता है। हाँ मैंने देखा अभी इलेक्शन में एक बार, आप जी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी जी और आपकी आंखों से पानी बह रहा था। मैं था वहाँ पे सामने और वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, जी तो सबके सब लोग ही नर्वस हो गए थे ये देख के कि ये जी। क्यों रो रही है। हम्म, तो आपने वो कनेक्टिविटी बनाई है कहीं ना कहीं, जो आपके फादर ने बनाई थी। जी। आप भी कहीं ना कहीं शायद लोगों में उतना ले जा पाए हैं, उतना लोग आपसे भी कनेक्ट करते हैं, सभी लोग वो चीज़ें। नहीं, कोशिश तो यही है, पर उस दिन की बात मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि मैं शायद वोट बनाने के लिए या कुछ ऐसे हुआ, मैं रो के वोटों के लिए शायद रो रही थी, लेकिन अ, ऐसा नहीं था। मैं अगर रोती तो मैं मेरे भाई के चुनाव में रोती, और तब मैं परेशान भी थी, पूरा परिवार हमारा परेशान था। अब टफ तो भी था। बहुत कुछ बेहतर हो गया था, जब मेरा चुनाव था तो बहुत कुछ बेहतर हो गया था अब तक तो। लेकिन वो बस कभी कभी आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। और मेरे पापा के एक बहुत पुराने मित्र थे, जो बहुत दिन बाद आए थे, और पहले वो रोए थे पब्लिक में। तो उस मीटिंग में थे और एकदम मेरी नज़र उन पर पड़ी, और मैं अपने वालिद का ही जिक्र कर रही थी, और उन्हें देखा मैंने, और एकदम से वो इमोशंस हावी हो गए। मैंने बहुत कोशिश करी रोकने की, पर वो फिर संभला नहीं मामला। तो और मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेरा चुनाव था, बहुत बड़ी चीज़ चल रही थी। तो ऐसे में आदमी सोचता ही है कि मेरे माता पिता भी होते साथ में, जिनके नहीं हैं। तो वो एक भावुक पल था। ऐसे में कोई वोटों के लिए, उन सब चीज़ों में तो मैं, आपको पता है, डरती नहीं हूँ। तो वो तो जो होगा देखी जाएगी, लेकिन बस मुझे लगता है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं उस वजह से, तो इसलिए। नहीं, मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि अभी इतना परिपक्व भी नहीं है राजनीति में कि वो रो देगी वोटों के लिए। हाँ, सही बात है। वो एकदम से, और जी किसी के भी फादर के लिए किसी को भी लगेगा कि हाँ जी मेरे साथ होते या फिर वो होते तो शायद मैं ये नहीं कर रही होती, मैं जी कुछ और कर रही होती। तो जी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इकरा जी, जैसे कॉलेज हुआ, फिर लंदन हुआ, लंदन रिटर्न हुआ, और आपने एक जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। शायद वो आपकी खराब मेमोरी होगी, नहीं, और शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप जिला पंचायत का चुनाव और मैं लड़ी बहुत ज़्यादा वोटों से हारी थी, और ये आप भी पता है। बुरी तरह चुनाव हार गई थी। हाँ, कितनी वोट से आप चुनाव हारे थे? शायद 5,000 से, हाँ, शायद कुछ इतना था। और आप वहां पे हार गई थी जहाँ पे मुस्लिम वोटर बहुत ज्यादा था, हाँ काफी ज्यादा मुस्लिम वोटर होने के बाद आप वहां से चुनाव, जी याद है वो चुनाव? जी, याद है।
कैसे, मतलब क्या मतलब हुआ था मुझे कि उसमें ये हुआ था कि लोकल पॉलिटिक्स है उसमें, और एक सीट से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको बिठा दिया गया था दूसरे लोगों की तरफ से, और वो लास्ट दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। तो उनसे उससे पहले बहुत लोग आ रहे थे कि हमें लड़ा दो, हमें लड़ा दो। तो जब हमने एक व्यक्ति को तय कर लिया और उनको फिर दूसरी पार्टी ने, जिनके सामने उन्हें लड़ना था, उन्होंने ही बैठा दिया। तो अब उस वक्त टाइम के टाइम कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और मैं लॉ फैकल्टी में थी, दिल्ली थी मैं। तो मुझे बस मेरे भाई का फ़ोन आया कि अपनी एक फ़ोटो भेज। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस अपनी एक फ़ोटो भेज दो। तो तब मैंने, वो मेरी दोस्त ने वो मेरी फ़ोटो खींची थी जो फिर मेरे पोस्टर पे लगी थी, और हमने वो फ़ोटो भेजी। बाद में मुझे बताया गया कि मेरा नॉमिनेशन उन्होंने करवा दिया है और मुझे चुनाव लड़ना है, और वो आखिरी दिन था नॉमिनेशन का। तो वो उस तरीके से मैं वो चुनाव लड़ी थी। मुझे ना तो कोई जानकारी थी उस टाइम, और ना मैं इतनी इंटरेस्टेड थी। मुझे बस जहाँ जहाँ बताया गया मैं वहाँ चली गई, कोई दिलचस्पी उस तरीके की नहीं थी। तो वो चुनाव लड़े थे हम, आखिरी के 7-8 दिन थे कुछ उसमें। और वो चुनाव लड़ने के बाद वहाँ के जो आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे हैं, मैं भी उनसे ये शिकायत बहुत करती हूँ, लेकिन उस टाइम उन लोगों के वोट नहीं बने हुए थे। तो वो एक कांदला देहात एरिया जो है, वहाँ पर बड़ी तादाद में वोटर्स हैं। तो वो बहुत स्कैटर्ड एरिया है, और वहाँ लोगों के वोट नहीं बने हुए थे। ये जानकारी हमें थी नहीं कि वो उनके वोट बने हुए हैं या नहीं। तो खैर, सब कुछ आपको जीवन में कुछ सिखाता है। इससे मैं, जब ये मेरा चुनाव लोकसभा का मैं लड़ रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं बताऊंगी कि मेरा संघर्ष ज़िला पंचायत से शुरू था, और वो मैं हारी और ये मैं जीत गई। तो संघर्ष करते रहना चाहिए। कुछ आपको नहीं मिल रहा है, उसके बदले में आपको कुछ बड़ा मिल सकता है। तो कभी भी ऊपर वाले के प्लान पे डाउट नहीं करना चाहिए कि अगर हमें छोटा कुछ नहीं मिला, क्या पता बहुत बड़ा कुछ मिल जाए, जो मेरे साथ हुआ भी है। और मेरे परिवार में कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा। मेरी मेरे फादर पहले चेयरमैनी का चुनाव लड़े थे, वो हारे थे, फिर वो विधायक जीत गए थे। मेरी मदर सरधने से विधायकी का चुनाव हारी थी, फिर वो सांसद बन गई थी। मेरे भाई भी 2 चुनाव हारे थे, और फिर वो एक ऐसा मुश्किल चुनाव जीते थे उस चुनाव से ज़्यादा खुशी मुझे कभी किसी चुनाव की नहीं हुई। 2014 का जो उनका बाई इलेक्शन था, और वही सेम मेरे साथ हुआ। मैं ज़िला पंचायत हारी, और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे आपके बैठने तो नाम, अगर नाहिद हसन की विधानसभा देखे तो वो भी आपके नाम जाती है। नहीं है ऐसा मैंने नहीं। वो भी पूरा चुनाव मैंने कवर किया था, और मैंने देखा था कि आप किस तरह से आप चुनाव कर रही थी, किस तरह से आप चीज़ों को देख रही थी। मैंने, नाहिद हसन तो जेल के अंदर थे, जी। बाहर से ही चुनाव सारा का सारा आपने ही वो चुनाव लड़ा। और मेरा एक वीडियो, मैंने एक इंटरव्यू उस टाइम दिया था जो आजकल वायरल रहता है, तो मैंने उसमें बोला था कि ये लड़की एक दिन स्टार बन जाएगी पूरे देश में। और वो रील मेरे सामने अब बहुत बार आगे आ जाती है, लोग लगाते हैं, फिर इकरा हसन की कोई रील लगा देते हैं कि ये देखो उस टाइम किसी ने बोला था। वो चुनाव काफ़ी अच्छा था, इन दोनों चुनाव आपके नाम रहे। तो इकरा जी, और थोड़ी सी चीज़ें अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति में आना, और राजनीति में आपने देखा लोगों को, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, ग्राउंड लेवल पे जाके आपने वो बदतर स्थिति भी देखी होगी कि किस तरह से लोग रहते हैं। और आपका जो एरिया है कैराना, और वहाँ पे अगर मुस्लिमी कम्युनिटी की हम बात कर लें, तो मैंने बहुत सारे गांव मैंने देखे हैं जहाँ पे पिछले 1 साल 1.5 साल तक भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। पूरे के पूरे गांव के बच्चे गलियों में खेल रहे हैं और स्टडी तक नहीं जा पा रहे हैं। तो वहाँ पे आप कैसे सोचते हैं, क्या आपको दिखता है कि इनका क्या फ्यूचर है आने वाले 10-20 साल बाद, ये कैसे? देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं, सिर्फ शिक्षा को लेके ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के पास आज तक नहीं है। बिजली नहीं पहुंच रही है, अ, मकान नहीं है ठीक ठाक, कोई रोज़गार नहीं है, उसके साथ साथ बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और अगर, जैसे मैं बहुत महत्वाकांक्षी थी और मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँगी और ये वो, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि सारी चीज़ों का समाधान एकदम से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये बहुत टाइम से चली आ रही दिक्कतें हैं। इनको धीरे धीरे, लेकिन लगातार
एक सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना, ये हमारा फ़र्ज़ है कि लगातार रोज़ हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे शायद किसी एक का, शायद 10 का, शायद 20 लोगों के जीवन में सुधार आए। तो वो प्रयास करते रहना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स बन गए थे लेकिन बंद पड़े हुए थे। तो जो सबसे पहले हमारी दिशा की बैठक हुई उसमें मैंने यही कहा कि भई इनको आप चलवाइए, ये बिल्डिंग बन के सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो किसका फ़ायदा है? राजकीय इंटर कॉलेजेस हैं लड़कियों के लिए, 14 तो मेरी मदर लेकर आई थी। उनमें से एक भूरा, एक पलठेड़ी और इन सब में कोई टीचर ही नहीं जा रहे थे। तो अब उनमें पलठेड़ी का हमने उद्घाटन किया, वहाँ पर एक टीचर बैठे, हसनपुर लोहारी भूरा में अब टीचर एक हैं। लेकिन जो मेरे हाथ की बात है मैं वो कर सकती हूँ, लेकिन ये सरकारों से आती है। अब जो आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देख रहे हैं, शिक्षा मित्रों के साथ उन्होंने बदहाली करी। आप अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा की स्थिति देखेंगे, इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, लेकिन ये सब कुछ सरकार से जुड़ा हुआ है। इसमें एक सांसद या एक विधायक या एक जनप्रतिनिधि उतना काम नहीं कर सकता जितना एक सरकार का निर्णय कर सकता है। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 50% जो स्कूल में आबादी नहीं है, मतलब जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ नहीं है, उनको मर्ज कर देंगे। मर्ज करना क्या है? कैसे करोगे आप मर्ज? आप साफ-साफ ये कह रहे हैं कि आप आधे स्कूल बंद करना चाह रहे हैं। ये इतनी आबादी, इतने बच्चे, ये अगर स्कूलों में नहीं जाएँगे, ये कहाँ पढ़ेंगे? तो ये जो सरकार की नीति है, ये सब जो ढांचे हैं, ये सब इसी वजह से बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं क्योंकि सरकार की नीति ही खराब है। आप देखिए हमारा देश, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिएम्बल में हमने सोशलिस्ट लिखा है, समाजवाद। उसका क्या मतलब है कि आप सबको सोसाइटी में आप सबको बेसिक सुविधाएं तो कम से कम मिले। अमेरिका एक कैपिटलिस्ट देश है जिसके बावजूद वहाँ का जो स्कूलिंग स्ट्रक्चर है वो फ्री है सबके लिए। कॉलेज उनका बहुत महंगा है, बहुत अत्यंत महंगा है, लेकिन उनका जो स्कूल है वो स्कूल में सबको फ्री में पढ़ा रहे हैं। पब्लिक स्कूल का उनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ उल्टा है, हम समाजवादी देश हैं और हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन है, महंगे से महंगे स्कूल हैं। तो हम अगर इक्वालिटी की, समानता की बात करते हैं, जब तक पढ़ाई में, मुझे लगता है हर चीज़ की बुनियाद पढ़ाई है, जब तक पढ़ाई में समानता नहीं होगी तब तक हम कुछ बदलाव की उम्मीद कर ही नहीं सकते किसी भी समाज से। जो समाज पढ़ लेगा, अपने आप को सशक्त कर लेगा, वो आगे बढ़ जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा, जो, और इसमें समाज की भी गलती नहीं है क्योंकि कुछ समाज इतने पिछड़े हुए हैं, सिस्टम की वजह से इतने पिछड़े हुए हैं कि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और अब सरकारें जब ऐसी नीतियाँ लाएंगी कि आधे स्कूलों को बंद कर दो, तो कहाँ हमारा देश जाएगा। जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल नहीं है उतने, एक और चीज़ काफ़ी कई बार सामने आती है, वो जनसंख्या को लेकर है। और अगर पिछले कुछ सालों में देखें या फिर सामने जो आता है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार कुछ वीडियोज़ भी सामने आती हैं जो इस तरह की वीडियो सामने, किसी के 4, 5, 6, 8, 10, 12 तक बच्चे भी हैं। तो नहीं लगता है कि मतलब एक टाइम पे एक आदमी अगर उसके पास कुछ ऐसे संसाधन नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन इसमें भी दो तरह की राय हो जाती है। किसी को लगता है नहीं ठीक है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी देश के लिए बढ़िया होगा, और एक को लगता है कि नहीं, लिमिटेड हो और लोग अपने बच्चे को अच्छा पढ़ा सकें, अच्छा रख सकें। तो इसमें आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरी जो सोच है या मेरी जो समझदारी है वो मेरे लिए समझदारी है। वो अगर मैं आप पे थोपने लग जाऊं तो फिर वो बात नहीं रहती उसमें। ये चीज़ें खुद के अंदर से आनी चाहिए, और वो फिर से वही बात है, वो आएगी कैसे? जब तक हम सबको शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वो अंदर से उनको एहसास नहीं होगा, और जब तक अंदर से एहसास नहीं होगा तब तक वो बात नहीं है। अगर कोई चीज़ थोपी जा सके, किसी पे थोपी जाए, तो वो चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो वो उस इंसान को अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल ये सोच आपकी ठीक है, मुझे सही लग सकती है, लेकिन अगर मैं किसी पे लागू करना चाहूँ तो वो थोपने की बात होती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का, ये जितनी हमारी इस तरह की सामाजिक तरह की समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है मेरी नज़र में शिक्षा है। कि आप जितना जागरूक करेंगे, जितना शिक्षित करेंगे लोगों को, वो उतना ही समझेंगे अपने हालातों के बारे में भी, अपनी चीज़ों के बारे में भी,
अंधेरे से बाहर लाने का रास्ता शिक्षा है, तो वो हम जब तक उन एक एक इंसान को नहीं दे सकते तब तक इसी तरह की चीज़ें चलती रहेंगी, जिनको हम, जो प्रॉब्लम हमें पता है, सल्यूशन भी शायद हमें पता है, लेकिन हम कर नहीं सकते, तो वो साइकिल एक चलती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि थोपना भी गलत है, और लेकिन शिक्षा के ज़रिए अगर सबको जागरूक किया जाए, एनलाइटन किया जाए, वो बेहतर तरीका है, और उससे हमें भी फ़ायदा है। आप देखिए जापान में और चाइना में क्या फ़र्क है। जापान के पास भी बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, चाइना के पास भी है। चाइना के पास आबादी ज़्यादा है, लेकिन उस आबादी का चाइना ने सही उपयोग किया है, अपना जीडीपी बढ़ाया है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे अगर हमारा देश, हम लोग काम करेंगे, तो ये अगर एक चीज़ हमारे पास हमें नेगेटिव लगती है, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आबादी हमारा बोझ ही है, आबादी हमारे लिए चाइना की तरह भी हो सकती है कि हमें आगे बढ़ाने में बहुत मदद कर दे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे पहले, उसका भी सबसे पहला आधार शिक्षा है। तो इन सब चीज़ों पे सोचने की, पॉलिसी बनने की, और इस तरीके से बेहतराई लाने की ज़रूरत है। एक्सक्लूड करके ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक जाति पे, आप किसी एक धर्म के लोगों पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दें कि ये लोग ऐसे करते हैं, इसलिए उससे समाज टूटता है, उससे और कुछ बेहतराई नहीं होती। अगर हम बेहतर पॉलिसी बना लें, उससे भी, वो भी एक तरीका है समाज को सुधारने का, तो वहाँ सोचने की ज़रूरत है हमें। हाँ, इकरा, जब पहली बार आप सदन के अंदर गए, आप सांसद चुन लिए गए, बहुत अच्छा बहुमत भी आपको मिल गया, उत्तर प्रदेश में खुशी भी मनाई आपकी पार्टी ने, इतनी सीटें भी आई। जब पहली बार सदन के अंदर गए तो पहली बार में क्या महसूस किया, सबसे पहले जब आप? बहुत घबराहट हुई, बहुत डर लगा मुझे कि मतलब एक वो होता है ना कि आप अपने आप, आपने ये चीज़ें टीवी पे देखी हैं, आपने बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां देखी हैं, सिर्फ सबको टीवी पे देखा है, और अचानक आप उसका हिस्सा बन गए हैं। तो वो यकीन ना होना, वो घबराहट होना कि मैं यहाँ पहुँच तो गई, क्या मैं इन सब लोगों के बीच में मैनेज कर पाऊंगी, बढ़ पाऊंगी, अपने लोगों की बातों को, उनकी समस्याओं को ईमानदारी से उठा पाऊंगी, तो वो सब चीज़ें चली। और बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस, एमपीज़, जो मुझे पहले से जानते थे, और वो चीज़ मुझे, जैसे मैं जब महुआ मोइत्रा जी से मिली, जो मुझे बहुत पसंद भी हैं, तो उन्होंने मुझे नाम से जानती थी पहले से, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी कैंपेन फॉलो कर रही थी, और मुझे पता था यू विल कम, और मैंने डिम्पल जी को पहले ही बोल दिया था शी इज़ गोइंग टू विन। तो ये सब चीज़ें जब सुनी तो मुझे यकीन सा ही नहीं हो रहा था कि वो मुझे जानती हैं पहले से। तो बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन साथ में वो एहसास होता है ना आपको कि अब सब सीरियस हो गया है, अब गलती नहीं कर सकते। तो वो सब, वो मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी। और जब शपथ ग्रहण था कि आपको पता था कल मेरा शपथ ग्रहण होना है, तो उसमें रात में क्या था कि कल जाना है, क्या पहनना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज़ें करनी है? हाँ, वो सब पहले ही वो हो गया था कि कल पहला दिन है। लेकिन जब अब आज भी हम सदन में जब बोलते हैं, अब थोड़ा कई बार हो गया तो थोड़ी यूज्ड टू हो गए हैं। उतनी नहीं हुई हूँ मैं, फ्रैंकली यूज्ड टू। मुझे बहुत नर्वसनेस होती है अब भी, जब जब भी मेरी बारी आती है। तो जब शपथ थी तो वो पोडियम पे चढ़ के थी, तो वो और सब और बड़ा दिख रहा था, और मतलब वो एक अलग एहसास था, और उसका काफ़ी नर्वसनेस थी। तो लेकिन वो शपथ मैंने कई बार सुनी हुई थी मूवीज़ में और उसमें। तो हम हमेशा एक्टिंग भी करते थे वो शपथ पढ़ के बचपन में, तो फिर वो हकीकत में लेना, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और नर्वसनेस तो थी ही काफ़ी, लेकिन बहुत अच्छा भी रात लग में रहा भी था। पढ़ा था, पहले रात को कल पढ़ना है तो पहले पढ़ लेती हाँ, हूँ एक दिन कहीं पहले भी। कागज़ मिल गया था, और मैं सोच रही थी कि मैं बिना देखे पढूं, मुझे याद भी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कहीं मुझसे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो ओवर स्मार्ट नहीं बनते और तरीके से कर लेते घर हैं। वालों ने कुछ सजेशंस दिए थे कि ये पहन के जाना, पहली बार दिखोगे उधर एकदम बढ़िया से कैमरे पे और पूरा देश देखेगा जी ये। देखिए, ये सब डिसाइड तो करते ही हैं कि क्या बेहतर है क्या नहीं, लेकिन वैसे कुछ खास सजेशन उनके नहीं थे। बस सब बहुत खुश थे कि
मैंने इतना बड़ा चुनाव जीत लिया। तो बस मेरी नानी भी गई थी मेरी शपथ में, तो मुझे उस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी। और मेरी नानी बहुत राजनीतिज्ञों के बीच से आती हैं, उनके फादर भी एमपी थे, फिर उनके दामाद, उनके समधी, उनकी बेटी और उनकी नवासी में। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सबसे फेवरेट कौन है आपका? तो फिर जाहिर सी बात है उन्होंने मेरा ही नाम लिया, और इसीलिए मैं चाहती थी कि उन्होंने इतना सब देखा है, और वो सब मेरे परिवार की सारी हिस्ट्री उनमें संजोई हुई है एक तरीके से। तो मैं चाहती थी कि वो आगे बढ़ते हुए देखें, और वो आ सकी, इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। आपके बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं, और जब भी कोई भी बात करता है कि देखिए एक इतने अच्छे घर से आती है, और एक वही सिंपल सा सूट पहनती है, सिर पे उसके हमेशा दुपट्टा रहता है, और वो भूली नहीं है कि मेरे कायदे क्या है, मुझे कैसे रहना है, मैं गांव से आती हूँ। ये क्या कोई घर में मम्मी बोलती हैं, नानी बोलती हैं कि सिर पे रखना चाहिए, या खुद से ही आ गया कि नहीं मुझे खुद सिर पे रखना चाहिए? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे मेरे घर वाले, कभी स्ट्रिक्ट नहीं थे ना, कभी किसी ने ऐसे बैठ के समझाया पढ़ाया। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, बचपन से ये तो बताया जाता था कि घर पे लोग आएंगे, उनसे किस तरीके से मिलना है, कैसे उनके सामने जाना है। लेकिन उसके बाद कुछ इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, ये खुद ही मुझे लगता है मेरे अंदर आया कि क्योंकि मेरा पब्लिक का काम है, तो उससे पहले मैं नहीं रखती थी अपने, मैं बच्ची थी, पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, तो उस तरीके से नहीं था मेरा पहनना ओढ़ना। लेकिन अब क्योंकि मुझे हर वक्त पब्लिक में रहना है, तो ये मेरे खुद की अंदर की सोच थी। और हमारी संस्कृति भी है कि इस तरीके से मैं जाऊं। मुझे सवाल उठने अपने पे अच्छे नहीं लगते कि मैं चाहती हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ, या जो काम के लिए मैं जनता के बीच आई हूँ, उन चीज़ों पे सवाल हो, वो बेहतर है। मैंने क्या पहना है, मैं क्या खा रही हूँ, मैं क्या ओढ़ रही हूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं। तो इन पे फोकस मैं चाहती नहीं हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल नॉर्मल उस तरीके से। और मैं हकीकत में वैसे भी बहुत ज़्यादा वो उस तरीके से कभी रही नहीं हूँ, थोड़ा सिंपल ही मुझे पसंद था हमेशा से। अब भी मुझे ये मेरी काम का एक माध्यम लगता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि फोकस इन चीज़ों पे हो। फोकस और बहुत चीज़ें हैं जिन पे हमें सबको मिलके करना चाहिए, तो इसलिए कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं अपने साथ करती कि जो बहुत ही अलग दिखे। तो ठीक है, ये सब पार्ट एक्चुअल ऑफ में क्या लाइफ हुआ, है। मैं आपका एक सदन का वीडियो देख रहा था, और मैं आराम से बैठ के देख रहा था कि भाई ये जाएगा एडिट के लिए, चलेगा। तो मैं उसमें फिर देखा वो बार बार ऐसे, मैंने गिना 7 बार हो गया, मैंने कहा यार छोड़, अब और भी हो गए, 10-12 बार होगा बार बार। वो उस पर आपका ध्यान जाए जा रहा था बार, अब वो पीछे भी नहीं हो रहा है, स्टिल आपको लग रहा है कि ये सही हो जाए। और ये सभी इसको देख रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है। जी। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ वाले कुछ सांसद, हाँ प्रिया सरोज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उनकी सगाई हुई है, और जाने माने क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ सगाई हुई है, और बाद में पता लगा चीज़ें कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, बातचीत करते थे। तो आपने भी देखा कभी प्रिया साइड में सदन में बैठ के फोन में लगी हुई है, इधर से चैटिंग चल रहा है, इधर से आपने बोल भाई रुको थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा हमें भी आप लोगों के साथ ही जानकारी मिली सब। और ऐसा मुझे तो, क्योंकि अब अभी हमारी मुलाकात हुई थी जब से हम सांसद बने हैं, तो सभी बिजी इतने रहते हैं अपने अपने शेड्यूल में कि ये सब की बात हो नहीं पाई। और मुझे भी सबके साथ ही पता चला, थोड़ा पहले पार्टी के सभी लोगों को बता दिया गया था कि ये डेट है, इस दिन ये है। जब वो एक पहले कोई शायद उनके घर पे सेरेमनी हुई थी, रोका या कुछ, तब हमें पता चल गया था। तो तब से हमें पता था, तो फिर हमने उससे पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो भी बातें थी। और फिर अभी सगाई की डेट फिक्स हो गई थी, तो बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पर गए हम, बड़ी अच्छी वो लग रही थी, और अच्छा प्रोग्राम था बहुत। वहाँ पे एक वीडियो भी प्रिया का काफ़ी वायरल हुआ, वो जो साइकिल वाला गाना बज रहा था, और मैंने लिखा भी उस पे कि आप कहीं ना कहीं ये ट्रेंड सेट कर दिया है
कि अब आगे किसी भी जितने भी समाजवादी सांसद हैं या विधायक हैं उनकी शादी होगी तो इस गाने पे डांस जरूर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप भी मौजूद रहे जी। उस टाइम में, तो डांस वांस रहा नहीं या फिर ऐसे ही ठीक है दूर से? हम निकल गए थे उसके बाद, शायद डांस वो इंटीमेट उसमें हुआ। हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, वरना हम भी देखते अच्छा लगता, पर हम थोड़ा पहले निकल गए थे। पूजा हो रही थी उनके यहाँ, कुछ गोद भराई होती है शायद, उस पूजा के एकदम बाद हम निकल गए थे। यार आप इतना मतलब सब कुछ सेटल्ड सा मतलब आपका लगता है, स्कूल से देखो, बचपन से देखो, सब जगह देखो, सारी चीज़ों में मतलब जैसे शक्ल पे दिखता है वो मासूमियत सी, वैसे ही चीज़ें आपने की भी हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं बता रहे हैं कि, या फिर कोई हमें आपका स्कूल कॉलेज का फ्रेंड अभी तक ऐसा नहीं मिला है जो आपके बारे में कुछ ऐसा बता दे कि हाँ भाई ये चीज़ तो थी। तो न- ऐसे ही था बचपन से कि बस ऐसे ही चले जाना है, और एक ये लाइन है, यही लाइन है मेरी। यही था, मतलब मैं नॉटी थी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं हमेशा बच जाती थी, मैं ये बता रही थी आपको। अभी भी ऐसा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर ओवरलोड ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ किसी तरह मैनेज। तो मैं हमेशा से उनमें से थी जो मैनेज कर लेते थे, कोई भी हालात हो मैनेज कर ही लेंगे ऐसे। तो जैसे जब मेरे भाई जेल में थे, और तब मैं मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें रोज़ होती रहती थी, लेकिन मुझे कभी मैं प्रॉब्लम सॉल्वर थोड़ी हूँ, कि जब तक मैं अपने इमोशंस को हावी नहीं करती, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए उसके बाद फिर ठीक है। तो जब कोई प्रॉब्लम है उसका, तो मैं थोड़ा मैनेज करने वालों में से रही हूँ बचपन से। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शरीफ थी या मैं बहुत वो, मैं बीच में थी, नॉर्मल बैलेंस्ड। एकदम बैलेंस लड़की, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम इस तरह से, हाँ। नहीं तो सबका कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है, कोई ना कोई कांड ऐसे होते हैं कॉलेज स्कूल के। नहीं, कभी मैंने स्कूल के टाइम तो हम सुनते हैं कि लोग स्कूल वूल की बंक करके पर मैं हॉस्टल में थी, तो मैं कभी वो सब किया नहीं, मैंने उतना नॉटीनेस नहीं किया, स्कूल भर की कर लेते थे हम बस। कुछ टूर किया आपने भारत में कहीं, घूमा स्कूल हो की तरफ स्कूल से। से, कॉलेज से, या फिर अपने से कि स्कूल चलिए फ्रेंड्स के में साथ चले जाते हैं? स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में गए हैं हम, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, और काफ़ी जगह गए हैं पहाड़ों वहाड़ों में। कॉलेज से टूर? कॉलेज से। धर्मशाला में क्या बढ़िया लगा? सब कुछ, मुझे पहाड़ अच्छे लगते हैं। ठंडा मौसम होता है, अच्छा होता है, थोड़ी शांति होती है, थोड़ा इतना वो नहीं होता, ऐसा लगता है लाइफ थोड़ी स्लो हो गई है, तो वो चीज़ें अच्छी लगती है। धर्मकोट भी किया उसके बाद वहाँ से? नहीं, मैक्लोडगंज गए थे और फिर त्रिउंड ट्रैक पे, हम्म। पर वो हम पूरी नहीं कर पाए थे, बारिश हो गई थी। अभी मैं हाल फिलहाल में लद्दाख गई थी, और एक चीज़ हुई वहाँ पे कि वहाँ पे फ़ोन नहीं चलता। सबसे बढ़िया चीज़ यही है वहाँ पे। तो वो पोस्ट पेड चलता है, ये मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने रेगुलर फ़ोन के साथ गई। कमिटी मीटिंग थी हालांकि हमारी, पार्लियामेंट की एक कमिटी की मीटिंग थी, तो वहाँ जाके जब मेरा फ़ोन बंद हो गया, तो मुझे बहुत, क्योंकि ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ये तो हो गया है, तो मुझे बहुत टाइम अच्छा लगा। 1-2 दिन, 2 दिन के लिए थे हम, तो वो बहुत अच्छा था। तो आके नहीं लगा आप फ़ोन को पोस्ट पेड करा लेती हूँ कि नहीं, दोबारा कभी जाना पड़े, पता लगे कोई फ़ोन कर रहा है बहुत अर्जेंट? नहीं, इतना कहाँ जाना होता है, वो तो एक मौका था, चले गए। तो फ़ोन के रिचार्ज खुद करती हैं आप अपने? जी। खुद से याद रहता है मुझे रिचार्ज करना है, या ख़त्म हो नहीं, जाता वो मैसेज आ जाता है, कि याद कहाँ। 2 दिन बाद ख़त्म होने वाला है, अपना रिचार्ज कर लीजिए? जी। तो थोड़ा सा और मैं डीप जानना चाहता हूँ सदन के बारे में, कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से ये आज का बहुत युवा जानना चाहता है। अब वो लोगों में ना आ गया है एक अंदर कि भाई हम भी क्यों नहीं कर सकते। और जैसे नए नए लोग आए हैं, इधर से आपकी पार्टी से सबसे यंगेस्ट आए हैं, तो अब और भी लोग जानना चाहते हैं, पूरा उनको लग गया है कि एक्साइटमेंट। नहीं, होना चाहिए। देखिए, यूथ जब तक नहीं आएगा, क्योंकि यूथ एक ऐसे दौर पे होता है अपने जीवन के कि बहुत सारी जो सामाजिक भेदभाव है ना, वो उन पर तब तक हावी नहीं होते हैं।
तो बहुत कुछ करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, और मुझे लगता है राजनीति से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा अपने ज़्यादातर इंटरव्यू में ये भी कहती हूँ कि मुझे ए पॉलिटिकल वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते या हमारा काम अलग है, तो मुझे लगता है आप बहुत प्रिविलेज में हैं कि आप वो बात कह सकते हैं। बहुत, जैसा आपने कहा कि गांव देहात में जिस तरीके के जीवन लोग जी रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो कभी ये नहीं कह सकते कि हमें राजनीति। आपको एक बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन पे होना होगा ये बात कहने के लिए। मतलब आप सिस्टम में, आप वो मनुवादी सिस्टम में बहुत ऊंचाई पर हैं और आप के लिए सब सही है। तो इसलिए पॉलिटिक्स होना और पॉलिटिकल होना बहुत ज़रूरी है, और यूथ को पॉलिटिक्स में आना बेहद ज़रूरी है। और मैं जैसे कहीं भी समस्या होती है अपने क्षेत्र में तो मैं जाती हूँ, चाहे वो लोकल समस्या हो, मुझसे सब यही अपेक्षा रखते हैं और कहते हैं कि इस बात को संसद में उठा दो। तो अब संसद में जो तरीका है चीज़ों का, एक प्रोटोकॉल है, एक पूरा सिस्टम है, जैसे उसमें 0 आवर होता है, 12 बजने के बाद 0 आवर शुरू हो जाता है। 12 बजे से पहले जो कार्रवाई होती है 11 से 12, वो क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 15 दिन पहले आपको अपलोड करने होते हैं। अब एक पोर्टल बन गया है, पहले शायद वो लिखित रूप से होते थे, तो अब जो पोर्टल है उस पर हमें वो 15 दिन पहले डालने होते हैं। अब वो प्रोसेस चल रहा है क्योंकि सदन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप क्वेश्चन डालेंगे। आपकी एक लिमिट है, आप दिन में 5 क्वेश्चन डाल सकते हैं, स्टार्ड और अनस्टार्ड। फिर उनकी बैलेटिंग होती है, तो उस बैलेट में आपका नाम आया कि नहीं आया, फिर आपका नाम आया तो आपने कितने स्टार्ड क्वेश्चन डाले थे, कितने अनस्टार्ड, उनमें से कौन सा सेलेक्ट हुआ। तो ये बहुत एक टिपिकल प्रोसेस है जिसका जाने के बाद ही पता चलता है कि बैलेट सिस्टम है, मतलब लॉटरी सिस्टम है। सबने अपने अपने सवाल डाल दिए, लेकिन लॉटरी लगेगी, दिन में 20 ही सवाल आएंगे, फिर उन 20 सवालों में आपका नाम आना। तो वो एक प्रोसेस है जो आप करना बहुत कुछ चाहते हैं। मेरे इतने सारे सवाल तैयार हैं, पर अब कितने आएंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है क्योंकि सभी के आने चाहिए। तो 11 से 12 ज़्यादातर क्वेश्चन आवर होता है, उसमें सवाल और उनके जवाब पहले मिल जाते हैं क्योंकि वो पहले अपलोड हुए हुए होते हैं। फिर जो 0 आवर है वो हमें रोज़ डालना पड़ता है। 10 बजे से पहले आपको 0 आवर डालना है, या पहली शाम में डाल दीजिए आप, या सुबह 10 बजे से 9 बजे से पहले। और फिर वो उस दिन बैलेट होता है उसका, उसमें फिर 20 लोग सिलेक्ट होते हैं। वो एकदम जो इमीडिएट इशू आप उठाना चाहते हैं अपने क्षेत्र से संबंधित, अपने जो भी ऑफ अर्जेंट इम्पोर्टेंस, तो वो 0 आवर में आप उठाते हैं। उसमें भी लेकिन लॉटरी है, तो उसमें भी कभी कभी नाम आ जाता है। फिर उसके बाद डिबेट्स हैं, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो मेन प्रोसेसेस तो ये हैं, एडजर्नमेंट मोशन है, वो बड़े मोशंस हैं, वो पार्टी स्तर पे आप कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है। और पार्टी का भी कुछ रहता है जी, कि पार्टी आपको मतलब चाहेगी कि आप बोलिए नहीं बोलिए? पार्टीज़ को टाइम अलॉट होता है उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो अब ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है सदन में, तो बीजेपी, कांग्रेस, और फिर हमें सबसे ज़्यादा टाइम अलॉट होता है। तो कोई भी विषय अगर चल रहा है डिस्कशन का, डिबेट का, तो उसमें पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम अलॉट होता है। फिर वो पार्टी के जो व्हिप होते हैं वो तय करते हैं कि इसमें उनके पास जाके आपको कहना पड़ता है कि मैं इस विषय पे बोलना चाहती हूँ या मैं उस विषय पे बोलना चाहती हूँ। तो फिर वो जितने भी लोग आते हैं तो उनका टाइम उतना उतना डिसाइड हो जाता है कि आप इतने मिनट बोलिए, आप इतने मिनट बोलिए। तो वो एक प्रक्रिया है। और जो इस सदन में आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम वहाँ पे बताते हैं, तो उन पे काम का क्या तरीका रहता है फिर उसके बाद? उनके जवाब आते हैं रिटन में, या तो ये कि ये काम हमने प्रोसेस कर दिया। जैसे मैंने थाना भवन में सवाल उठाया था, वहाँ पर सड़क जो है वो NH बना रही थी, तो उसके साइड में कच्चा पड़ा हुआ था। तो मुझे जवाब मिला कि ये हमने काम शुरू कर दिया है। इसके बाद कुछ जवाब होते हैं जिनमें सिर्फ घुमाया जाता है, तो वो भी जवाब हमें मिलते हैं। कुछ होते हैं कि ये स्टेट का विषय है, तो इस तरीके से होते हैं। पर जो करने की है, एक दो चीज़ें ऐसी हैं, हमारा एक रेलवे ओवरब्रिज था ननौता में, वो एकदम बन गया, हमने उसका सवाल डाला था, वो एकदम बन गया। तो कुछ चीज़ें जो प्रोसेस में होती हैं पर शायद ध्यान नहीं होता उन चीज़ों पे, तारंकित हो जाती हैं वो हमारे सवाल डालने से,
और हो जाती हैं प्रोसेस वाली चीज़ें। कुछ जो हम लागू करवाना चाहते हैं चीज़ें, वो नहीं करना चाहते हैं, उनमें फिर घुमाने वाले जवाब दे दिए जाते हैं कि ये हमारे अंडर का नहीं है, ये स्टेट का विषय है, हमारा विषय नहीं है। तो सारी चीज़ें होती हैं, आपको बार 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 करना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस रहता है। जी। और सदन के अंदर मैंने सुना है उधर की जो कैंटीन वैंटीन होती है, लोग इस पे कई बार पोस्ट भी लिखते हैं कि जो सांसद होते हैं उनके लिए इतनी बढ़िया कैंटीन होती है और बहुत सस्ता खाना वहाँ पे मिलता है। क्या रहता है उधर की कैंटीन का? ये शायद पुराने वाले पार्लियामेंट का वो था कि वहाँ पे सेंट्रल हॉल था और सब लोग वहाँ बैठते थे। अब जो कैंटीन है उसमें काफ़ी मतलब हाँ मैं कहूँगी उतने एक्सपेंसिव नहीं है, पर मॉडरेट से दाम है वहाँ के, और अलग कैंटीन है। अब राज्यसभा वालों की अलग है, लोकसभा वालों की अलग है, तो अब वो अलग होगा, अब वो कॉमन कुछ नहीं रहा है। तो उसका जो पुराने लोग हैं वो बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं। हमने तो देखा नहीं तो हमें पता नहीं है, हम तो इसी सिस्टम में आए हैं। लेकिन पुराने लोग सेंट्रल हॉल की बहुत बातें बताते हैं कि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते थे, सब लोग वहाँ एडजस्ट हो जाते थे, बैठ के सब साथ में खाते पीते थे, पत्रकार भी जा सकते थे, कोई डिग्निटरीज हैं वो भी वहाँ तक जा सकते थे, तो एक अच्छा माहौल रहता था। अब भी अच्छा है हमारे लिए, हमें अब भी अच्छा ही लगता है, लेकिन अब थोड़ा अलग अलग हो गया है। तो खाना वाना खाते हैं उधर कैंटीन से? जी हाँ, बिल्कुल। जिस दिन वक्फ का वोटिंग थी, उस दिन हम 3:30 बजे गए हैं। 2-3 बजे वोट हुआ, तो वहीं पे खाना खाया, वहीं पे सब पूरा दिन रहे। तो खाते हैं बिल्कुल वहाँ पे। जब आपने बताया महुआ बहुत से मोहितरा सांसद लेकर आते हैं खाना, घर से बहुत खाना अच्छा लेके अच्छा। हाँ, तो वो टेबल पे रख देते हैं और फिर सबके लिए वो ओपन है, तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता वो है। टिफिन अपना अपना क्योंकि शेयर घर करना। के नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा लाते हैं कि सभी लोग खा लें। तो साउथ के हैं एक, वो बड़ा अच्छा लाते हैं, वो जब लाते हैं मैं ज़रूर जाती हूँ। नाम भी बता दीजिए। बस वो नहीं, ठीक हाँ, है। जब आप सदन में गए, आपने महुआ मोहित्रा का नाम लिया और वो बेबाक बोलती भी हैं जिस तरह से, काफ़ी वायरल रहती हैं एकदम से। फिर आपका एक फ़ोटो आया शशि थरूर के साथ। जी। लोग बात करते हैं कि आ, कुछ 3 तरह के एक्सेंट हैं, एक यूएस है, एक यूके है और एक थरूर एक्सेंट है। उनका जो इंग्लिश है, और अब भी वो ओपी सिंदूर के दौरान जब गए तो उन्होंने जिस तरह से उनके वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट लेवल ही बोलते हैं। उनका जो स्पोकन है, मतलब हर किसी को पड़ा पसंद मस्त। है तो जी। आपको कैसे जब बातचीत हुई उनसे नहीं, तो? बिल्कुल, मैं भी पहले से ही जैसे आप पसंद करते हैं, मैं भी पहले से पसंद करती थी। तो जब मैंने उन्हें वहाँ देखा, तो मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़ सर, आई एम अ बिग फ़ैन। तो वो कहने लगे, अरे नहीं नहीं, यू आर माई कॉलीग नाउ। तो फिर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाया। तो बिल्कुल वो वहाँ पर भी जब भी बात करेंगे, उनका बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और महुआ जी भी, मतलब व्हेनेवर शी स्पीक्स, वो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और एकदम जोश आ जाता है उनकी बातें सुन के। और सब लोग नहीं उस तरीके से बोल सकते, मुझे लगता है। तो हर आदमी की एक अपनी कला होती है, अपना टैलेंट है उनका, तो बट आई रियली अप्रिशिएट इट। बीजेपी का कोई सांसद है जो इकरा को लगता है कि ये सांसद अच्छा है और मुझे पर्सनली ये काम से, इनकी चीज़ों से पसंद? जी, हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, कई महिलाएं हैं, एक मालविका जी हैं, कीर्ति देव बर्मन जी हैं। तो इनसे काफ़ी बात होती है, मतलब हम लोग जब वॉशरूम या कॉमन किसी एरिया में जाते हैं तो सबसे ही बात हो जाती है। और देखिए, दोनों तरफ ही लोगों में कमी नहीं होती है, वो तो विचारधारा है जो पार्टी की है जिससे हमें दिक्कत है। शिष्टाचार में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसमें अभी आपने देखा हो कंगना रनौत ने एक काफ़ी अच्छी कंट्रोवर्सी बनाई है कि जब मैं गई थी तो मुझे लगा होगा ये नोच खा लेते होंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन जब ये निकलते हैं वहाँ से डिबेट करने के बाद खिलखिलाते हुए निकलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, पार्टी करते हैं। विपक्ष से लोग मुझे बुलाते हैं पार्टियों में, मैं जा नहीं पाती हूँ। ये सब कितना सच है? देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि क्योंकि ये बात समझनी पड़ेगी कि नेता समाज से परे नहीं है, और समाज में आप कई बार जिनसे नाराज़गी होती है उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, उनके सुख दुख में खड़ा होना पड़ता है। ये बात सिर्फ संसद तक नहीं है, अगर आप लोकली भी
किसी ऐसे नेता के यहाँ शादी में या किसी गम में शरीक हो जाते हैं जो आपके खिलाफ लड़े हों, तो लोग बहुत बात बनाते हैं कि ये तो सब एक ही है और जनता लड़ती है इनके लिए, ये सब एक ही हैं। पर ऐसा ये सोच मुझे लगता है गलत है। देखिए ये एक काम है, ये हम अपने देश की बेहतराई के लिए सवाल भी पूछेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो जाएंगे। वाद संवाद का जो वो है ना, जो कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है समाज में से, तो उसी के तहत ये धारणा आ गई है और मुझे लगता है ये बहुत गलत है। मैं अगर मुझे किसी की सोच पसंद नहीं है तो फिर भी मुझे उस आदमी को टॉलरेट करना चाहिए। मैं अगर सोचूं कि बस मेरी ही सोच रहेगी, जो मैं सोचती हूँ वो अच्छा है और बस वो ही सब सोचें, तो ये तो बेवकूफ़ी है एक तरीके से अपनी। तो बिल्कुल सब एक दूसरे से मिलते भी हैं। ये देखिए आप कि जिन लोगों को आप रोज़ मिल रहे हैं, आपकी रोज़ उनसे नज़र मिल रही है, बातचीत हो रही है, घर पड़ोस अड़ोस में है, उनके इसको दूसरे तरीके से देखने की ज़रूरत है कि जब आप पे आपकी ज़िम्मेदारी की बात आती है, जब लोगों की बात उठाने की बात आती है, तो वहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोग संकोच नहीं करते अपने संबंधों को ताक पे रखने से पहले, क्योंकि जनता की आवाज़ सदन में उस तरीके से उठनी ज़रूरी है जिसके लिए लोगों ने वहाँ भेजा है। बाहर है सब कुछ, बाहर हैं, पड़ोसी भी हैं, पड़ोस तो सभी के मकान वहीं पे मिलते हैं सभी को, तो पड़ोस तो हम टाल ही नहीं सकते, मेरे पड़ोस में कौन रहेगा। तो पड़ोसी हैं, दुख सुख में भी आना जाना होता है, इंसान है आखिर सब, लेकिन उसके बावजूद अपनी ड्यूटी को इतना रिस्पॉन्सिबली निभाना कि वहाँ जाके बाकी सब चीज़ें भूल जाना, सिर्फ अपनी विचारधारा को प्राथमिकता देना और अपने लोगों की समस्याओं को और उनकी आवाज़ उठाने को, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो नेता करते हैं। एक आप देखते हैं खुद अपना सोशल मीडिया हैंडल चलाती हैं? जी, मैं देख लेती हूँ, हर वक्त चला नहीं पाती हूँ क्योंकि काफ़ी बिजी रहते हैं, तो लेकिन देख लेती हूँ क्या सही चल रहा है क्या गलत। आपकी इंस्टाग्राम फेसबुक रील्स बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं और मैं कई बार जब स्क्रॉल करता रहता हूँ तो हो सकेगा 5 या 6 बार में एक बार आपकी रील आ जाएगी या कोई पोस्ट आ जाएगी। लेकिन कई बार जब मैं देखता हूँ तो बहुत सारे मुझे नेगेटिव्स भी उसमें दिखाई देते हैं। कुछ रील्स को ऐसे एडिट किया गया है, उन पे ऐसे गाने यूज किए गए हैं। मुझे लगता है कि वो एक लड़की के लिए या फिर एक सांसद के लिए शायद नहीं करने चाहिए। कुछ फेक पेजेज आपके नाम से बनाए गए हैं। और एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। मैं समाजवादी कुछ नेताओं के बीच में खड़ा था, तो वहाँ पे कोई नेता आए थे और एक बहुत बड़े नेता, समाजवादी बहुत बड़े नेता, मतलब बहुत बड़े। तो वहाँ बातचीत चल रही थी कि हाँ भाई तुम्हारी तो बहुत रील वायरल है। तो आपकी पार्टी के नेता ने कहा कि इकरा हसन से कम वायरल है। उनकी जो रील्स वायरल हैं वो आजकल किसी की भी इतनी वायरल नहीं। और वो नेता इतने बड़े हैं आपकी पार्टी के, मैं ऑफ कैमरा आपको नाम भी बताऊंगा। लेकिन इनके नेगेटिव भी आपको दिखाई देते होंगे। मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाया था, पता नहीं आप तक पहुंचा। मैंने कुछ सेलेक्ट किए, वो हरियाणवी गानों की ऐसी लाइन्स हैं वो आपकी रील पे लगाई गई है। जब वो सामने आती है तो गुस्सा चढ़ जाता होगा कि ये क्या हो रहा है। जी, देखिए बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्योंकि पब्लिक लाइफ में हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें अपने आप पे उतनी हावी नहीं होने देनी होती हैं। क्योंकि देखिए इस पल गुस्सा है, अगले पल मुझे जनता से मिलना है, कहीं बैठना है, तो वो चीज़ हावी नहीं होने दे सकते। लेकिन यही है कि बहुत अफ़सोस की बात है कि मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, सबके घर में है। तो इस और ये सिर्फ़ समस्या मेरे साथ नहीं है, ये समस्या ज़्यादातर महिलाओं के साथ है जो समाज में कुछ कर रही हैं या उनकी काम इस तरह का है कि उन्हें पब्लिक लाइफ थोड़ी जीनी पड़ रही है। तो सबके साथ यही समस्या है। और मैं हमारी जो पार्लियामेंट की वुमेन कमेटी है उसमें भी मैं, और वहाँ पे अक्सर इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं कि एआई के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और हमेशा जब भी इंटरनेट या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है, हमेशा महिलाओं को उसका फ़ायदा सब उठाते हैं, लेकिन उसका नुकसान सबसे ज़्यादा उठाना महिलाओं को पड़ता है। तो ये हमारे समाज की एक सोच है, फिर से ये भी शिक्षा से ही दूर हो सकती है। तो कुछ लोगों की सोच है जिसको बदलने की ज़रूरत है कि हम लोग हर वक्त महिलाओं को उस नज़रिए से ना देखें। अच्छा, मैं कुछ नाम लूँगा और उसमें आप अपनी राय रख सकती हैं। एक लाइन में कुछ उसके लिए बोल सकती हैं। डिम्पल यादव,
सबसे अच्छी, शी इज़ वेरी स्वीट, बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल ऑल्सो। हाँ, वो तो कोई, उनकी भी बहुत रील्स वायरल होती हैं। अखिलेश यादव? मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जैसे नेता वो हैं, वो होना, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उनको कितने लोग परेशान करते हैं और फिर भी वो सबका दिल कैसे जीत लेते हैं। वो एक 24/7 नेता हैं वो। मतलब आप उन्हें किसी भी उसमें मिलेंगे, शादी में मिलेंगे, संसद में मिलेंगे, ऑफिस में मिलेंगे, वो सेम है, वो कभी बदलते नहीं हैं। तो ये उनका नेचर ही है। तो बहुत ही उनका अच्छा नेचर है हर वक्त, मतलब वेरी एक्सेसिबल। आसपास की सिक्योरिटी को छोड़ दें अगर, तो अगर उनसे आप बात करें तो वो उनसे ज़्यादा एक्सेसिबल आदमी ही कोई नहीं है। तो इतने बड़े उस पे रहने के बाद इतना सिंपल, इतना एक्सेसिबल, इतनी अच्छी याददाश्त, और इट इज़ जस्ट अमेजिंग कि वो कैसे करते क्या हैं सब। ऐसे ही हैं अखिलेश जी भी? आपने व्हाट्सएप मैसेज किया तो रिप्लाई कर देते हैं? हाँ, ओके ज़रूर आ जाता है। वही करते हैं? जी, जी। फोन किया तो बात हो जाती है? हाँ, मतलब देखिए, फ़ोन की मुझसे भी सबकी बात नहीं हो सकती, मेरी भी हम्म, सबसे नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक टाइम के दायरे के अंदर वो बात हो जाती है। जितना मतलब एक्सेप्टेबल होता है, उस उतने दायरे में वो बात हो जाती है। पार्टी वही रन करते हैं या फिर पीछे से कुछ और कोई? नहीं, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो वही सँभालते हैं। उसके बाद और भी लोग हैं जो, एक बड़ी पार्टी चलाने के लिए सभी लोगों की ज़रूरत होती है। उनकी एक छवि भी बनाई गई कि कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये तो सो के 12 बजे उठते हैं तो कैसे प्रदेश चलाएंगे, हमारे वाले तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो सुबह एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह की बातें उनके बारे में काफ़ी। देखिए, बीजेपी का तो काम ही है ये सब बातें बनाने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे जब भी मिली हूँ, वो कभी भी हमेशा उन्होंने 10 बजे का टाइम दिया है। तो जो व्यक्ति इतने जल्दी का टाइम दे, वो ये बेकार की बातें हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं बनाने के। और अधिकारी क्यों नहीं मिलते 4 बजे से? उन्हें भी बिठा दो 4 बजे से, देखे बैठेंगे या नहीं? वो तो 10 बजे के बाद ही मिलते हैं। तो और 4 बजे उठ के आप कर क्या रहे हो? आपने सुधारा क्या है? उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक अपना काम बता दे जो उन्होंने मंदिर के अलावा किया है। हमने तो नहीं देखा, सारे उल्टे ही काम हो रहे हैं। तो इन लोगों के तो बोलने से, और हमने भी देखा है योगा की, और उसकी बहुत बातें बताते हैं, योगा कैसे होता है, योगी जी कैसे कर रहे हैं, वो भी सबने देखा है। तो बातें बनाने में तो देखिए कोई वो नहीं है, पर ये बेकार की चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि आज तक समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठेगा, अपनी पार्टी के करे हुए काम आपको यूं गिनवा देगा। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को आप बुला के बिठाइए और पूछिए, 5 काम पूछ लो क्या किए हैं, बता ही नहीं सकते, है ही नहीं कुछ। गुंडागर्दी तो कम हो गई है। गुंडागर्दी, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लो आपके मेरे, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे धारणा बना दी गई है, उससे नहीं चलती है ये सब चीज़ें। आप फैक्ट्स पे बात करो, नंबर्स पे बात करो। एनसीआरबी की रिपोर्ट में तो बढ़ती ही जा रही है सब। क्योंकि मेरे को तो इतना पता है, जब मैं चुनाव कर रहा था तो मैंने एक दिन आपका इंटरव्यू करीब रात के 1 बजे किया था किसी गांव में, और मैं उसके बाद 3 बजे तक अपने घर पहुंचा था और मैं सेफली आ गया था। पहले लोग कहते थे कि भाई इतना आसान नहीं है, यूपी में 6 बजे बाद लोग रिश्तेदारों को नहीं बुलाते हैं, तो वो सब सुना था मैंने। मैं तब तक नहीं जाता था, लेकिन जब मैं गया तो मैंने पूरा चुनाव कवर किया, और मैं कोई दिन ऐसा तो नहीं था ये जब मैं सब 12 बजे घर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हुआ है, आपको लगता है? मैंने देखा है तो मुझे लगता है। हमारे यहाँ पर ही देखिए क्राइम कितना बढ़ रहा है, और क्राइम के साथ साथ करप्शन भी बहुत बढ़ रहा है। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, दोनों तरफ से पैसे ले लिए जाते हैं, कौन लोग ले रहे हैं ये पूरा सिस्टम जानता है। तो ये भी एक फैक्टर है उसमें, क्राइम के साथ साथ करप्शन कितना बढ़ गया है। और जो जनता को सुविधाएं मिल सकती थी, या जो जनता की सुनवाई हो सकती थी, वो उस तरीके से नहीं हो रही है। सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, अधिकारी ने जो बात कह दी वो फाइनल है। तो बहुत सारी चीज़ें और भी बढ़ रही हैं। लेकिन जो आपकी पॉलिसी है, आप बैठे हैं सरकार चलाने के लिए, आपने क्या एक चीज़ इम्प्रूव करी है, क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी है आपने ऐसी? आप उनसे पूछ लो सवाल, एक भी कोई व्यक्ति बता दे अगर। शिक्षा के क्षेत्र में करी हो, मेडिकल के उसमें करी हो, कहीं तो कुछ करा होगा। बिजली का कितना बुरा हाल है,
हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग खम्बे और बांस पे लाइन डाल के रह रहे हैं, बिल उनके इतने बड़े बड़े आते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट सरकार के पास नहीं है, किसान कितना बदहाल है, डीएपी मिल ही नहीं रहा, कहीं मिलेगा तो लड़ाई हो जाएगी मुझे लगता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सड़कों का क्या हाल है, सिर्फ एनएच बनाने से काम नहीं चलेगा, जो गांव को गांव से जोड़ रही हैं, जहाँ अब बरसात में आना जाना रुक जाएगा लोगों का, उनको कौन देखेगा, उन लोगों पे किसी का ध्यान ही नहीं है। सिर्फ ऊपरी मॉडल से काम नहीं चलेगा, धरातल पर उतर कर देखना पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। मेडिकल का इतना बुरा हाल है, आम आदमी कहाँ जाए, फिर कहते हैं झोला छाप डॉक्टर भी बंद कर दो। तो जो एक सोर्स है, जब आप या तो आप ए क्वालिटी दो, अगर आप ए क्वालिटी नहीं दे रहे हो तो बी तो रहने दो कम से कम, वो भी बंद कर दो और ये तो हम देंगे ही नहीं। तो ये इस तरीके से इनकी सरकार चल रही है। चलिए कुछ और वर्ड्स देता हूँ, ये पॉलिटिकल काफ़ी चला जाएगा। दिल्ली बेस्ट सिटी। कैराना घर। नाहिद हसन नाहिद हसन भाई तो है ही, पर वो इंग्लिश में एक कहावत है, विंड बीनीथ माई विंग्स, तो मेरी जो उड़ान है उसकी वजह वही है। नरेंद्र मोदी ढलता सूरज। योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ है। कोई एक चीज बता दीजिए। नफरत। तो आपको लगता है वो टोटली नफरत? जी। आखिरी और फिर इसके बाद ख़त्म करेंगे। मैं आपकी शादी को लेकर तो नहीं पूछूंगा, ये आपका पर्सनल है जी। लेकिन आपकी शादी को लेकर सोशल मीडिया में बहुत कुछ है। ऐसे कई नेता हैं जिनके साथ आपको जोड़ दिया गया है, और तो और किसी लड़के के साथ भी आपकी रील आ जाती है तो लोग कहने लग जाते हैं कि हाँ अब ये भी हो सकता है, इसके साथ भी ऐसी इकरा की शादी हो सकती है। और ये बहुत सारे चैनल्स ने चला दिया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने चलाया है, सोशल मीडिया हैंडल ने चलाया है, और हो सकता है कि किसी टीवी के भी वेब पोर्टल पे कहीं ना कहीं चल भी गया होगा, अगर रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप, उन लोगों को क्या? कि ऐसा, देखिए मेरी बहुत ओपन लाइफ है और पब्लिक लाइफ है अब बिल्कुल, तो कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी इस तरह का कुछ है नहीं। मेरा ध्यान, मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा ध्यान अभी सारा काम पे है। जैसे ही उस चीज़ में तब्दीली आएगी कुछ तो आप सबको पता चल जाएगा। उससे पहले इस तरह से जोड़ना, अटकलें लगाना, ये थोड़ा गलत है। इससे एक गलत संदेश मेरी इमेज के लिए भी जाता है और मेरे घर वालों को परेशानी होती है। तो बस उस बात की मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ होगा तो सबको पता चल ही जाएगा। प्रिया की एंगेजमेंट हुई सबके बीच में है, तो ये सब चीज़ें जब भी होंगी आप सबके बीच में होंगी, लेकिन उससे पहले कुछ भी इस तरीके से जोड़ना वो गलत है, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती है कई बार। एक सवाल और पूछ लूँ आप कहें तो? जी। तो इकरा का क्या मतलब ओपिनियन है शादी को लेके, कि मतलब एक रहता है कि मुझे लोगों को एक कास्ट का रहता है, फिर धर्म वाला आ जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि ठीक है मतलब धर्म को लेकर भी मुझे कोई वो नहीं है, कास्ट को लेकर भी वो नहीं है, समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है। बिल्कुल तो सही आपका बात क्या है। ओपिनियन है इसमें? नहीं, मुझे कोई इस किस्म की दिक्कत नहीं है कि, पर बहुत सारी चीज़ें आपको समाज के हिसाब से सोचनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, वो भी गलत नहीं है। अगर कोई साहस कर रहा है उन बंदिशों को तोड़ने का तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई उस समाज के हिसाब से चल रहा है तो वो भी गलत नहीं है। सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हैं, और पर्सनली क्या आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। अभी मेरी कोई सच ओपिनियन इसमें है नहीं कि मैं बहुत उत्तेजना के साथ कोई चीज़ सामने रखूं। जब कभी होगा तो तब आपको पता चल जाएगा। चलिए इकरा, आपसे बात करके काफ़ी मज़ा आया, और मैं बहुत सारी बात आपसे और करना चाहता था, लेकिन टाइम शायद काफ़ी ज़्यादा हो गया और आपको जाना भी है। जी। कोई और एक ऐसी चीज़ आप बताना चाहें जो आज तक कहीं किसी पब्लिक डोमेन में नहीं है, कि ये चीज़ मैं आज रोहित के पॉडकास्ट में बता के जा रही हूँ और ये लोगों को आज पता लग जाएगा?
अब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं है, क्योंकि अब पर्सनल लाइफ और पर्सनल टाइम बहुत कम हो गया है। तो जितना कुछ था आप लोगों ने सब पूछ के सब निकाल लिया है, अब अंदर कुछ बचा ही नहीं है। अब कुछ ऐसा नहीं बचा अब है। कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल डेली लाइफ पब्लिक लाइफ हो गई है। उससे पहले जो था वो सब मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ ऐसा खास है नहीं। चलिए, मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जैसे आप सांसद बने हैं तो बहुत लोगों की आशाएं उम्मीद आपसे जगी हैं। बहुत लड़कियां घरों में बैठ के या फिर उनकी माएँ देख रही होंगी, या फिर महिलाओं में ये लगा होगा कि अब मैं जाके इकरा से बात कर सकती हूँ। कि बहुत सारी लेडीज़ हैं जो नहीं जा पाती हैं नेताओं के जी। पास, या उनका व्यवहार देखते हैं, लोग बातचीत करते हैं, लेकिन महिलाएं अब आप तक आती होंगी और अपनी बात को बता भी देती होंगी, भले ही चुपचाप बता के चले जाएं मुझे नहीं, ये। अब ज़्यादा, अब ऐसा हो गया है कि कई बार लोग अपनी बात कहलाने के लिए भी घर से महिलाओं को साथ लेके आते हैं कि शायद इनकी पहले सुनेंगी। तो मुझे अच्छा लगता है, और कई लोगों ने बताया भी कि अब हम अपनी बच्चियों को, भाई देख के तुम्हें ऐसा कर रहे हैं, आगे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज़ एक अच्छी है कि हमारे समाज में, जिस जगह से मैं आती हूँ, थोड़ा लोग ये सोचते हैं कि पढ़ लिख लेंगे तो शायद हाथ से बाहर हो जाएंगी बच्चियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि समझदारी ज़्यादा पढ़ लिखने से ही आएगी। और इसलिए उनको पढ़ाएं लिखाएं और उनकी समझ पर यकीन करना सीखें। चलिए इकरा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जहाँ भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, बात नहीं कर पाया हूँ। आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात छोड़ सकते हैं। दोबारा कभी इकरा को समय मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे वो सारी चीज़ें पूछने का। हालांकि अभी नज़दीक चुनाव भी आ जाएंगे तो इंटरव्यूज आप देखते रहेंगे लगातार बहुत सारे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं कहानी वाला। जय हिंद।